नमस्कार। आप देख रहे हैं मीडिया पंचायत। मैं हूं शोभा किरण और ये है मीडिया पंचायत की साप्ताहिक प्रस्तुति कविता विद किरण। किरण आपके सामने हाजिर है और कविताओं के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ेंगी लखनऊ से डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव जी। डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव एक शिक्षिका हैं, अखिल भारतीय महिला रचनाकार संघ प्रयाग की वो उपाध्यक्षा हैं। साथ ही उन्होंने बहुत सारे राष्ट्रीय मंचों पर काव्य पाठ किया है और उनकी जो रचनाएं हैं वो आकाशवाणी में नियमित रूप से प्रसारित की जाती हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जानने के लिए, तो क्यों ना उनको स्टूडियो में बुलाया जाए और उनसे ही जानते हैं, उनसे जो भी जुड़ी हुई बातें हैं। तो सबसे पहले सीमा श्रीवास्तव जी, डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि आप बेसिकली कहाँ से हैं, थोड़ी बहुत आप अपने एजुकेशन के बारे में हमें बताइएगा। साथ ही साथ आप हमें ये भी बताइए कि जैसा कि आपने बातचीत के दौरान बताया था कि आप कई सारे शहरों में रह चुकी हैं, तो अपनी जो अनुभव है बहुत सारे शहरों में रहने का, वो हमारे साथ साझा कीजिएगा। नमस्कार शोभा किरण जी, आपके इस कार्यक्रम से जुड़ के इसका हिस्सा बन के मुझे बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है। और प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच जो नित्य नए नए कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है और एक से एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तो मैं संस्थान की अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति काले जी, जो एक अंतर्राष्ट्रीय कवित्री हैं, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और उपाध्यक्ष महोदय ओम प्रकाश कल्याणी जी, सचिव हरि प्रकाश पांडे जी, आप सबके प्रति प्रणाम निवेदित करती हूँ। और ये संस्था, जैसा कि इसके कार्यक्रम जितने भी आ रहे हैं सब अपने आप में बेमिसाल है, एक से बढ़ के एक कार्यक्रम, एक से बढ़ के एक प्रस्तुतियाँ। और अभी आपने पिछले दिनों में जो एक कार्यक्रम, इसका बहुत विहंगम कार्यक्रम, पद्मश्री पद्मभूषण आदरणीय नीरज जी की पुण्यतिथि में अखंड ये जो काव्य मैराथन का हुआ कार्यक्रम, ये अपने आप में बहुत ही अनूठा है। और इसमें जितने लोगों ने भी भाग लिया, एक से एक बढ़ के नामचीन प्रतिष्ठित कवि और कवित्रियों का कार्यक्रम, उनकी और नीरज जी की कविताओं का उन्हीं के अंदाज में पढ़ना, ये सब अपने आप में बहुत बहुत ही अच्छा और बहुत बेमिसाल कार्यक्रम रहा। और ये संस्था दिन पे दिन बहुत ऊंचाइयों को छू रहा है, नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ शहर से हूँ और मेरी शुरू से लेके शिक्षा, मेरी पूरी एजुकेशन आजमगढ़ में ही हुई। और मैंने पूरी शिक्षा अपनी सरकारी विद्यालयों से ही पूरी की है। और मैंने स्नातक अग्रसेन महिला महाविद्यालय से किया और परा स्नातक मैंने जो है वो शिबली नेशनल कॉलेज से पढ़ा। बीएड भी मैंने वहीं से किया और मेरे पीएचडी का रजिस्ट्रेशन भी वहीं से हुआ। तो इस प्रकार आजमगढ़ ही मेरे शिक्षा का केंद्र है। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई, पूरी शिक्षा मैंने वहीं से की। चूँकि मेरे पिताजी प्रिंसिपल थे और घर में पढ़ाई का माहौल था। मेरे बड़े भाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और मेरी बड़ी बहन ने मेडिकल की पढ़ाई किया। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है वो मेरी शिक्षित रही, सब शिक्षित थे और शिक्षा का ही माहौल था। तो इसलिए मेरी जो शिक्षा दीक्षा है वो पूरी आजमगढ़ में ही हुई। और जहाँ तक ये सवाल है कि मैं किन किन शहरों में रही और उनका क्या अनुभव रहा, तो मैं बता दूं कि मैं आजमगढ़ के बाद गोरखपुर में रही हूँ, वो भी पूर्वांचल का एक बहुत ही अच्छा शहर है। तो वहाँ भी मुझे, चूँकि मैं आजमगढ़ में रह चुकी थी, तो गोरखपुर मेरे लिए मेरा पसंदीदा शहर था, तो वहाँ भी मेरे लिए अच्छा ही रहा। उसके बाद मैं मिर्ज़ापुर में रही। तो बता दूं कि मिर्ज़ापुर भी पूर्वांचल का एक साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत वाला शहर है, जहाँ आधुनिकता इतनी नहीं है जितनी और शहरों में है। भौतिकवाद वहाँ बहुत कम है और सही मायने में वहाँ आज भी पुरानी संस्कृति देखने को मिल जाती है। और उसके बाद मैं प्रयागराज इलाहाबाद शहर में रही। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इलाहाबाद तो सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत का केंद्र है ही। तो वहीं से मैंने मंचों पे काव्य पाठ करना शुरू किया और वहीं से फिर मेरी
आकाशवाणी में काव्य पाठ की शुरुआत वहीं से हुई। और बीच में कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से मेरा जो है काव्य लेखन वो रुक गया था। पुनः वो इलाहाबाद से ही शुरू हुआ और मैंने वहीं से फिर से लिखना शुरू किया। और इस तरह मैं उसके बाद लखनऊ आ गई। मैं अभी कुछ दिनों पहले ही मैं लखनऊ आई हूँ। और ये अपने आप में, ये लखनऊ तो नवाबों का शहर है और यहाँ की तहज़ीब और यहाँ की संस्कृति और यहाँ के तखल्लुस और अखलाक का क्या कहना, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो अब मैं लखनऊ शहर में हूँ और इसके बाद देखें फिर कहाँ जाती हूँ। सीमा जी बेसिकली तो आजमगढ़ से हैं, लेकिन वो गोरखपुर, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, इलाहाबाद और अब लखनऊ, इतने सारे शहरों में रह चुकी हैं। और ये जो जितने भी शहर हैं ना, वो सब साहित्य के केंद्र हैं। तो साहित्य की ओर झुकाव होना तो लाजमी था। लेकिन फिर भी सीमा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका जो साहित्य के प्रति झुकाव है वो कैसे हुआ, साथ ही क्या क्या लिखती हैं। मेरा मतलब विधाओं से है कि किन विधाओं में आप लिखती हैं और किन विषयों पर आपको लिखना पसंद है, ये भी हमें बताइए। ऐसा है कि आपने ये सवाल जो पूछा कि मेरा साहित्य के प्रति रुझान किस प्रकार से हुआ, तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरे पिताजी जो कि स्वयं बहुत अच्छे साहित्यकार थे, लेखक थे, तो बचपन से ही मैंने उनको लिखते हुए देखा। तो परिवार में एक प्रकार से माहौल था लिखने पढ़ने का। और मेरी माताजी भी बहुत विदुषी और शिक्षित महिला थी, तो उनको भी मैंने समाचार पत्रों में, उनको ज़्यादा रुचि थी, तो मैंने उनको हमेशा समाचार पत्र पढ़ते हुए देखा। और पिताजी कुछ ना कुछ हमेशा लिखा करते थे। और मेरे पिताजी चूँकि प्रिंसिपल थे, तो पूरा का पूरा वातावरण जो था हमारे घर का वो पढ़ाई लिखाई और साहित्यिक था। इसलिए ये चीज़ आप यूँ कह लें कि मुझे ये विरासत में मिला कि मैं शुरू से ही कुछ ना कुछ इस प्रकार का देखती रही, सुनती रही, तो वो धीरे धीरे मेरे जहन में भी आता चला गया। और जहाँ तक मेरी पहली रचना की बात है, तो मैं बता दूं कि मैंने पहली कविता जो लिखी वो जब मैं कक्षा 8 में पढ़ती थी और मेरी उम्र लगभग 12 वर्ष रही होगी। तो सबसे पहली रचना जो मैंने रची वो था लोकगीत। और उसकी प्रस्तुति भी मैंने अपनी अन्य सहेलियों के साथ मिलकर विद्यालय में दिया। तो मेरी पहली रचना पे ही मुझे 51 रुपये का पुरस्कार मिला था, जो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद मैंने 2, 3, 4, 5 जो लगातार रचनाएं की वो लोकगीत ही थे। उसके बाद जब मैं स्नातक स्तर पे आई तब मैंने कुछ गीत लिखे और उसके बाद फिर मैंने कुछ शेर लिखे, गज़ल लिखे। और इस प्रकार से जो मैं साहित्यिक यात्रा मेरी है, मैं जो कुछ भी लिख पाई या मैंने जो कुछ भी किया वो इस प्रकार से कि साहित्यिक माहौल में ही मैं पली बढ़ी। तो दर्शकों, सुना आपने, सीमा जी के पिता साहित्यकार थे, एक लेखक थे और जो घर का माहौल था वो बड़ा ही पढ़ाई लिखाई वाला था। तो साहित्य की ओर झुकाव तो स्वाभाविक सा है, या फिर यूँ भी कह सकते हैं जैसा कि सीमा जी ने बताया, उनको साहित्य विरासत में मिला हुआ है। ये बहुत ही अच्छी बात है। और जैसा कि सीमा जी आपने बताया कि आप बचपन से ही लिखती हैं और गीत बहुत सारे आपने लिखे हैं, लोक गीतों के लिए आप चर्चित हैं, जानी जाती हैं। तो क्यों ना हमें भी एक गीत सुना ही दीजिए फिर। हाँ, और जहाँ तक मेरे पसंदीदा गीत का सवाल है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि शुरुआत जो मेरी है वो लोकगीतों से हुई। और मैं लोकगीतों को ज़्यादा तवज्जो देती हूँ, ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो मैं, चूँकि सावन का मौसम भी है, तो मैं एक सावन का गीत, एक कजरी अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को सुनाना चाहूँगी, जो इस तरह है कि सखी घूमी आई, हाँ चला घूमी आई सावनी, बहार में रिमझिम फुहार में ना हो, चला घूमी आई सावनी, बहार में रिमझिम फुहार में ना। ओ घटा गिरी घन घोर बिजुरी, चमके चाहूं और बिजुरी चमके चाहूं और, घटा गिरी घन घोर बिजुरी चमके चाहूं और, वो झुलवा पड़ी हो गईले आमवा की डार में, रिमझिम फुहार में ना, झूला पड़ी हो गईले आम
घूमी आई सावनी बहार में रिमझिम फुहार में ना। ओ झूला मवा की डारी, ओ झूले सखियाँ प्यारी प्यारी, झूले सखियाँ प्यारी प्यारी, ओ झूला मवा की डारी, ओ झूले सखियाँ प्यारी प्यारी। ओ कैसन रूप सजे सोलहो श्रृंगार में, और रिमझिम फुहार में ना। ओ कैसन रूप सजे सोलहो श्रृंगार में, और रिमझिम फुहार में ना। ओ सखी घूमी आई सावनी बहार में, और रिमझिम फुहार में। बहुत ही सुंदर कजरी गीत। स्पेशली ये जो कजरी गीत है ये सावन में ही गाया जाता है। सीमा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि आपने ये जो सुंदर सी आवाज़ में प्रस्तुति दी वो सुन करके मन झूम उठा, मज़ा आ गया। दर्शक भी बड़े खुश हुए होंगे, आनंदित हुए होंगे। अब सीमा जी, मैं आपसे एक अहम सवाल करना चाहती हूँ। वो ये है कि जैसे कोई महिला अगर किसी क्षेत्र में आगे बढ़ती है तो उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कोई भी फील्ड हो, अगर वो पुरुष हो और महिला हो, जब दोनों ही उस क्षेत्र में आगे जाते हैं तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कठिनाइयाँ ज़्यादा आती हैं, उन्हें संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। तो आप इस बारे में क्या सोचती हैं, या फिर आपके क्या अनुभव रहे हैं इस सवाल को लेकर के, वो हमें बताइएगा। बिल्कुल, जैसा कि आपने पूछा कि क्या महिला होने के नाते आगे आने में कठिनाई होती है, तो बिल्कुल मैं कहना चाहूँगी कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। महिलाओं का आगे आना या घर की जिम्मेदारियों से बाहर निकल के कुछ और करना ये आसान नहीं होता है, ये मुश्किल होता है। लेकिन उन मुश्किलों में भी अगर हम रास्ता बना के आगे बढ़ें, कुछ करें, तो निस्संदेह हमें सबका साथ मिलता है और हमको उसका फल भी मिलता है। तो मुश्किलें तो आती हैं, इसमें दो राय नहीं, परेशानियां होती हैं समाज से भी, परिवार से भी, लेकिन अब उन्हीं में से हमें उनको फेस करते हुए आगे बढ़ना होता है। और अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है तो आप ज़रूर करेंगे, और करना चाहिए भी। आप कभी अपना शौक़ दबाना नहीं चाहिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो समाज का, घर का, परिवार का सब देखते हुए, सबको करते हुए अपने लिए, अपनी खुशी के लिए कुछ करना चाहिए। तो बिल्कुल महिलाओं के लिए समस्या तो होती है, कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन बावजूद इसके आप देख रहे हैं कि महिलाएं क्या नहीं कर रही हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं। और अब मुझे खुशी है इस बात की कि अब पुरुष भी महिलाओं की हर क्षेत्र में मदद करते हैं। ऐसा नहीं होता कि महिला होने के नाते आपको कहीं दरकिनार किया जाए, आपको कोई समस्या हो। तो ये कहना चाहूँगी कि मुश्किल होता है, क्योंकि आपके पास परिवार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसके बावजूद जो करना चाहते हैं वो करते हैं, और करना चाहिए बिल्कुल। जी बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। कठिनाइयाँ तो आती ही रहती हैं, और महिलाओं को आती हैं, थोड़ी पारिवारिक आती हैं, थोड़ी सामाजिक आती हैं, लेकिन जहाँ चाह हो वहाँ राह निकल ही आती है। ये भी बात आपने एक बहुत ही सही कही कि आजकल के जो पुरुष हैं वो पूरा पूरा साथ देते हैं स्त्रियों का, औरतों का, तभी ऐसा संभव हो पाया है कि हम औरतें आज पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। बिल्कुल सटीक उत्तर और बहुत ही सही जवाब आपने दिया। अब सीमा जी, आपसे ये जानना चाहूँगी मैं कि जैसे कि आज ज़माना तो डिजिटल हो चुका है, डिजिटल युग है, डिजिटल इंडिया है, तो सब कुछ ऑनलाइन है। काव्य पाठ भी जो आजकल चल रहे हैं इस कोरोना काल की में, वो ऑनलाइन ही चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, जो मंचीय कार्यक्रम होते हैं और जो ये ऑनलाइन काव्य पाठ होते हैं, क्या इन दोनों का कोई मुकाबला है? और साथ ही ये भी बताइए कि जो साहित्य है, क्या आपको लगता है कि वो अपना स्तर खो रहा है इस काव्य पाठ की वजह से? जो ऑनलाइन हो रहे हैं इसकी वजह से उसका स्तर कहीं नीचा हो गया है? क्या सोचती हैं आप इस बारे में? अपनी राय हमें दीजिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि डिजिटल ज़माना हो गया है और कवि सम्मेलन भी ऑनलाइन होने लगे हैं। तो एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि ये डिजिटल होने से, ऑनलाइन कवि सम्मेलनों का आयोजन होने से ये हुआ है कि ये सबके लिए सुलभ हो गया, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं। आप देखिए कि इस बीच में हम सब कितने नए नए लोगों से जुड़े,
कितनी नई कवित्रियाँ, कितने नए कवि और कितने नामचीन कवि भी जिनको शायद पहले नहीं सुना गया था, उनको भी हम लोग सुन पाए, उनसे भी सीख पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये जो डिजिटल ऑनलाइन कविताएं चल रही हैं, इससे एक फ़ायदा ये तो हुआ है, एक अच्छी बात हुई है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा और लोगों ने इसको सुना, इसका फ़ायदा उठाया, इससे सीखा। और जहाँ तक सवाल इस बात का है कि क्या ये मंचीय कवि सम्मेलनों की तुलना में बेहतर है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मंच तक शायद वो हर कवि, वो हर कवित्री नहीं पहुँच सकती थी जो इन ऑनलाइन कवि सम्मेलनों के ज़रिए आप तक, हम तक पहुँच गए। तो बेशक ये एक अच्छा विकल्प है। और ये सवाल कि क्या साहित्य अपना स्तर खो रहा है, तो ये साधारण सी बात है कि जब कहीं भी ज़्यादा हो जाते हैं लोग और हर तरह के लोग आपके बीच में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्तर में गिरावट तो आता है। क्योंकि एक वक्त होता है कि हम मंच पे सिर्फ सर्वश्रेष्ठ को सुन पाते हैं, जो बड़े अच्छे कवि होते हैं वहीं तक वो पहुंच पाते हैं, वहाँ तक तो हम सिर्फ उनको सुनते हैं। अब ये है कि हम अच्छे कवियों को या जो नवांकुर हैं, जो शुरू कर रहे हैं, उनको भी सुन पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक जो वरिष्ठ कवि और प्रतिष्ठित कवि है, तो उसकी तुलना में जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ा अंतर तो आता है। लेकिन ठीक है, स्तर धीरे धीरे अपने उस तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये एक चीज़ तो अच्छी हुई कि ये डिजिटल होने से ये सर्वसुलभ हो गया है। जी सीमा जी, बहुत ही सही कहा आपने। बहुत सारे लोगों को इस काव्य पाठ की वजह से मौका मिल रहा है। वो सारे लोग जो शायद कभी मंचों तक नहीं पहुंच पाते, उनको भी इस ऑनलाइन काव्य पाठ में मौके मिले हैं। बहुत ही नवांकुर लोग सामने निखर करके सामने आए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और सीमा जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं अपनी ओर से और अपनी पूरी टीम की ओर से, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, हमारे स्टूडियो में आई और हमारे साथ इतनी सारी बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। तो दर्शकों, ये थी डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव जी लखनऊ से, जिनसे हमने बहुत सारी बातें की। अब मैं आपसे फिर मिलूँगी अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। लेकिन हाँ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। ज़रूरी हो तभी बाहर जाएं, बेवजह इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। मैं विदा चाहूँगी आपसे। नमस्कार, शुभ रात्रि। मोरिंगा फूड सप्लीमेंट आधुनिक चिकित्सा पद्धति, रिसर्च और हमारे आयुर्वेदिक ज्ञान का सम्मिश्रण, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ इम्यूनिटी बूस्टर, भगत हॉस्पिटल में स्थित फार्मेसी में उपलब्ध। चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल, आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है।